दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया टेररिज्म यानी आतंकवाद से परेशान है। मगर जैसे ही हम एक टेररिस्ट वर्ड को सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक फंडामेंटल मुस्लिम यानी एक मौलाना की तस्वीर आ जाती है। क्या इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है? क्या मुसलमान टेररिस्ट होते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि दुनिया में जो मुस्लिम दहशतगर्दी है यानी मुस्लिम टेररिज्म है, इसकी क्या हकीकत है और इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने टाइप्स हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम आतंकवाद के केसेस को स्टडी करें तो आप पाएंगे कि ये मोस्टली 5 तरह के केसेस हैं। मतलब मुस्लिम आतंकवाद के केसेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसे 5 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी वो है जिसमें एक्यूज बना करके यानी सस्पेक्ट बना करके एक इनोसेंट आदमी को अरेस्ट किया जाता है। फिर पुलिस उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। इंडिया में इसे 3rd डिग्री टॉर्चर कहते हैं और अमेरिका में इसे इनहेंस इंट्रोगेशन टेक्निक कहते हैं, जहां पुलिस डिटेनी को इतना ज़्यादा मारती पीटती है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है कि डिटेनी अपनी जान बचाने के लिए ज़बरदस्ती कन्फेस कर लेता है कि हाँ, ये क्राइम मैंने ही किया है। और जब ट्रायल चलता है तो 15-15 साल, 20-20 साल के बाद उन्हें कोर्ट बाइज्जत रिहा करती है। अभी रिसेंटली 124 लोग कोर्ट से 20 साल के बाद बाइज्जत रिहा किए गए हैं। आप सोच के देखिए, 124 लोग 20 साल के बाद, यानी उनका 20 साल बर्बाद हुआ है। ऐसे हजारों केसेस हैं। मालीगांव ब्लास्ट 2006, 2008, अजमेर दरगाह ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, ऐसे हजारों केसेस हैं जो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं। ऐसे केसेस जहां मुसलमानों को झूठे केसेस में फंसाया जाता है, ये टोटल मुस्लिम आतंकवाद के केसेस के 90% बनते हैं। जहां फिर इन लोगों पर जब कोर्ट में केसेस चलते हैं तो 15 साल, 20 साल के बाद इन्हें बाइज्जत रिहा किया जाता है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, मिसयूज ऑफ यूएपीए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। इसमें मैंने डिटेल्स में बात की है कि किस तरीके से इसका मिसयूज मुसलमानों पर किया जा रहा है। सेकेंड कैटेगरी है जहां आम मुसलमानों को पुलिस डरा धमका करके इन्फॉर्मर बनाने के लिए मजबूर कर देती है। फिर वो इन्हें इन्फॉर्मर बना करके काम करती है। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में जा करके मुसलमान लड़कों को टेरर एक्टिविटी के लिए उकसाने के लिए, फंसाने के लिए कहती है। मगर जब वो ऐसे अमानवीय काम करने से मना कर देते हैं तो उन्हें टेरर एक्यूज बना करके अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। ऐसे केसेस के इरशाद अली और मौरिफ कमर प्राइम एग्जाम्पल है। आज में उन्होंने मुझे कुछ इस तरह के काम बताने शुरू किए जो मेरे ज़मीर को गवारा नहीं हुआ, तो मैंने मना करना शुरू कर दिया कि आप मुस्लिम इलाकों में रहो, वहाँ लड़के देखो जो मजहबी टाइप के हों, उनको तैयार करो पाकिस्तान जाने के लिए। भेजने का रास्ता हम बताएंगे, जब वो वहाँ से वापस आएंगे हम उनको पकड़ लेंगे या मार देंगे, जो भी करेंगे, आपका इनाम आपको मिल जाएगा, बात ख़त्म। मैंने मना किया, मैंने कहा ये तो इंसानियत से गिरी हुई, इंसानियत सोच बात हो जाएगी कि भाई देखो। तो मैंने इस काम के लिए मना किया तो उनको लगा कि ये तो हमारा राज भी जान चुका है और हमारे लिए किसी काम का भी नहीं है, यूज़ एंड थ्रो है, या जिसको तो यूज़ करने के बाद आप डस्टबिन में फेंक दो। तो तिहाड़ जेल डस्टबिन है, इससे अच्छी जगह फेंकने के लिए और क्या मिलेगी। 3rd कैटेगरी है जहां किसी इंडिविजुअल को यानी एक आदमी को और किसी तंजीम को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को एजेंसीज के एजेंट डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके उसके अंदर घुस करके लोगों को भटकाते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए उकसाते हैं। जब वो कोई टेरर अटैक के लिए तैयार हो जाता है तो उसे टेररिस्ट बोल के अरेस्ट कर लेते हैं। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। अमेरिका के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ट्रेवर एनोनसन। उन्होंने एक बुक लिखी, द टेरर फैक्ट्री इनसाइड एफबीआईज मैन्युफैक्चरिंग वॉर ऑन टेररिज्म। उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि कोई 15,000 से ज़्यादा एफबीआई के एजेंट ऐसे हैं जो अमेरिका में मुसलमान लड़कों को बहला फुसला करके, भटका करके टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए तैयार करते हैं और जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है एक टेररिस्ट बता करके। Such lone wolves, the FBI has recruited a network of informants that today numbers 15,000, and their job is to go out and into the communities and find people who are likely to commit acts of violence. Then assign other informants who will go and offer them the means. So, for example, if someone is mouthing off about how they want to, set a bomb off in a shopping mall, an informant will go up to them and say, "Hey, we can provide you with the bomb that you need." एरोनसन ने अपने रिसर्च में बताया कि एफबीआई साइको और हाइपर टाइप लोगों को और फाइनेंशियली इश्यूज जो है यानी जो पैसे के लिए मजबूर लोग हैं, उनको पैसे की लालच दे करके टेरर एक्टिविटी के लिए तैयार करते हैं। And organizations like Human Rights Watch have often criticized these
types of sting operations for targeting mentally ill, economically desperate people who on their own would not have the means to commit this type of crime. And इसका मतलब यह है कि एफबीआई अमेरिकन लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे कि एफबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है और मुस्लिम आतंकवादियों को अरेस्ट कर रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे इरशाद अली ने बताया कि हिंदुस्तान में जो एजेंसीज हैं वो मुसलमान लड़कों को पहले उकसाती है कि टेररिस्ट बनाया जाए, फिर दुनिया को ये बताया जाए कि उन्होंने मुस्लिम टेररिस्ट को अरेस्ट किया है। मगर तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि ऐसे झूठे केसेस की वजह से आज पूरे दुनिया में मुसलमान बदनाम हैं और मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाता है और इस्लामोफोबिया इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब खुद सोच करके देखें कि 9/11 के बाद 15,000 से ज़्यादा एफबीआई एजेंट मुसलमान लोगों में, लड़कों में घूम करके उन्हें बहका करके, फुसला करके टेररिस्ट एक्यूज बनाते हैं और फिर उन्हें जेल में डालते हैं। अब आप सोच करके देखें कि इतने दिनों से कंटिन्यू 15,000 लोग जब काम कर रहे होंगे तो अब तक अमेरिका में जो मुसलमान हैं वो कितने ज़्यादा जेलों में होंगे। फोर्थ कैटेगरी है जहां कोई मुस्लिम क्रिमिनल यानी गुंडा अगर अरेस्ट होता है तो पुलिस ज़्यादा रिवॉर्ड पाने के लिए, जल्दी प्रमोशन के लिए और फेमस होने के लिए उस पर टेरर चार्ज लगा देती है। इसके बारे में एक ऑफिसर का कहना है कि दहशतगर्द साबित करने के लिए सिर्फ मुसलमान नाम ही काफ़ी है। दूसरे दिन उनके बड़े अफसर आए, उन्होंने डी सीधा बोला डील है भाई हमारी, या तो इनकाउंटर कर देते हैं तेरा, कि तेरे जैसे लोग बहुत मरते हैं दुनिया में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, और मुस्लिम नेम ही काफ़ी है दहशतगर्द साबित करने के लिए हमें, तो या तो तू हमारे लिए इन्फॉर्मर का काम कर। फिर मीडिया अपना काम करती है और चाहे आदमी मासूम हो या छोटा मोटा क्रिमिनल हो, उसे देखते ही देखते एक आतंकवादी साबित कर दिया जाता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बुर्दमान ब्लास्ट केस, जहां एक मुस्लिम क्रिमिनल के यहाँ ब्लास्ट होता है और पुलिस और मीडिया उसे टेररिस्ट फ्रेम कर देती है। ये 4 ऐसे कैटेगरी हैं जिसके जो टोटल केसेस हैं वो मुस्लिम आतंकवाद केसेस के 98% बनते हैं। मतलब यह है कि मुस्लिम आतंकवाद के 98% केसेस झूठे हैं। कहीं आम मुसलमान को, मासूम मुसलमान को अरेस्ट करके टेररिस्ट एक्यूज कर दिया जाता है और 15 साल 20 साल के बाद वो बाइज्जत रिहा होता है। कहीं एफबीआई और दूसरी एजेंसीज ऐसे मुसलमान लड़कों को जानबूझ करके फंसा करके टेररिस्ट बनाने की कोशिश करती है। अब आप सोचिए कि 98% केसेस टेररिज्म के झूठे हैं। फिफ्थ कैटेगरी वो है जहां 2% लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हैं, मतलब हकीकत में वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? मेरी समझ से इसके 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला है लैक ऑफ नॉलेज, मतलब एक नौजवान लड़का को एक धर्म के बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, यानी लैक ऑफ नॉलेज है। फिर उसे कोई आदमी ये समझ जाता है कि इसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर उसे स्क्रिप्चर का गलत इंटरप्रेट करके, यानी धर्म ग्रंथों को गलत व्याख्या करके उसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर लेता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने रिलीजन को सही से पढ़ें। दूसरा बड़ा रीज़न है डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस। मतलब यह है कि एक आम आदमी थोड़ा एग्रेसिव माइंड का हो, जब उसे बताया जाए कि तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, तो वो बहुत आसानी से रिबेल और रिवेंज के लिए, यानी बगावत और इंतकाम के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो ऐसे हालत में किसी भी टेरर एक्टिविटी में शामिल हो सकता है। थर्ड रीज़न है, कुछ लोगों को लगता है कि गन विल ब्रिंग रिवोल्यूशन। मतलब यह है कि हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में बहुत थोड़े लोग हैं जिनको ये लगता है कि सिर्फ गन ही सोसाइटी में, समाज में एक चेंज ला सकता है। जैसे लेफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट है, जैसे नक्सलाइट्स, माओइस्ट, इन्हें लगता है कि गन से ही समाज में चेंज लाया जा सकता है। मगर हम इन्हें, यानी नक्सलाइट्स को, माओइस्ट को कभी भी टेररिस्ट नहीं कहते हैं। हम उन्हें हमेशा माओइस्ट और नक्सलाइट से ही कैटेगराइज करते हैं। हिंदू रिलीजन में भी कई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे अभिनव भारत, सनातन संस्था। क्रिश्चियंस में नॉर्थ ईस्ट में आपको ओम्बेक और मेयोबा में, उसके अलावा सिख कम्युनिटी में बब्बर खालसा, और भी बहुत सारे ऐसे खालिस्तानी मूवमेंट के जो ग्रुप्स हैं, इन सब के अंदर, यानी ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये रिलीजियस टेक्स्ट को लोगों को ऐसे यूज़ करते हैं, मिस इंटरप्रेट करके, गलत एक्सप्लेन करके, कि उन्हें इस चीज़ को मानने पर विवश कर देते हैं कि वायलेंस यानी गन ही समाज में चेंज ला सकता है। हर कम्युनिटी में, हर धर्म में ऐसे थोड़े लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उग्र हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि सिर्फ मुसलमानों को ही मतलब इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि यही दहशतगर्द हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऐसे जो उग्र और एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो इस तरह की चीज़ों की वजह से कंफ्यूज हैं, लाइक उन्हें नॉलेज नहीं है, या फिर उन्हें गलत इंटरप्रेट कर दिया गया है, या उन्हें गलत इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, उन सब की जो दिमाग का जो फतूर है, उसको निकालने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और उस पार्टिकुलर कम्युनिटी से, यानी जिस पार्टिकुलर कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, उसके रिलीजियस स्कॉलर्स की जिम्मेदारी है कि उन्हें जो स्क्रिप्चर्स हैं, यानी जो उनकी जो रिलीजियस बुक्स हैं, उसको सही से एक्सप्लेन करें और उन्हें बताएं कि देखो, वायलेंस कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है।
और मैं भी लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को सही से पढ़ें, चीज़ों को समझें और एक समाज को एक पीसफुल और हेल्दी सोसाइटी बनाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।